हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 7वीं कक्षा का 8वां चैप्टर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और पार्ट 1 में हमने कथक के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया था। और आगे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो कथक के बारे में इसमें बताया गया है कि ये एक शास्त्रीय नृत्य है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, यहाँ पर लिखा है शास्त्रीय नृत्य। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? क्या हम उसे शास्त्रीय मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है? तो बच्चों, जो हम संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, क्षेत्रीय संस्कृति, हर जगह की अलग अलग संस्कृति हमने पार्ट 1 में देखी। और आज पार्ट 2 में इन्हीं संस्कृति का जो हिस्सा होता है, नृत्य होता है, गान होता है, उसमें से एक नृत्य शैली के बारे में हमें इसमें बताया गया है जो है कथक। उसे शास्त्रीय क्यों कहते हैं ये भी ये बता रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि शास्त्रीय इसलिए भी हो सकता है अ, क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता क्योंकि अपने मन से हम कुछ इसमें जोड़ नहीं सकते। ये इसके जो शास्त्रीय कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ कड़े नियम होते हैं, उसके अंतर्गत ही उस विधा को या उस शैली को प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो नृत्य में हो। आगे देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों को जिन्हें लोक नृत्य की शैली में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो ऐसे कई सारे लोक नृत्य भी हैं जिन्हें हम शास्त्रीय कह सकते हैं कई अर्थों में। यद्यपि यानी फिर भी शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन से नृत्य शास्त्रीय माने जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग कथक। तो आप देख सकते हैं भरतनाट्यम, आपने सुना होगा, ये तमिलनाडु क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि मणिपुर का है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि कथक को भी एक शास्त्रीय नृत्य माना गया है जिसे उत्तर भारत में यह प्रचलित है। तो इनमें से किसी भी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, ये कथक नृत्यांगनाएं हैं, एक दरबारी चित्र है। तो इस तरह से कुछ इनकी पोशाक होती है और ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में आप अधिक जान सकते हैं। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। अब नृत्य के बाद आती है बारी चित्रकला की या लघु चित्रों की। ये देखिए चित्रकला, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस तरह से कुछ ड्राइंग होती है। हर समय में कुछ बहुत बड़े-बड़े चित्रकार हुए जिनकी जो शैली है, यानी चित्र बनाने की जो एक स्टाइल है जो उनका, वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होता है। तो कैसे अलग होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर हमारी संस्कृति में चित्रकला का क्या महत्व है और ये कैसे विकसित हुई। तो आइए पढ़ते हैं इसको। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी, वह है लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। देखिए बच्चों, पहले तो कागज की जब आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इन चीज़ों पर चित्र बनाए जाते थे, वो भी प्राकृतिक रंगों से। ठीक है। तो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो जब आपसे पूछा जाए कि चित्रकारों को संरक्षण देने का सबसे अधिक कार्य किसने किया मुगल बादशाहों में, तो आप नाम लेंगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने। ठीक है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उसमें दरबार के दृश्य होते थे, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान-प्रदान किया जाता था। किसके तौर पर? आज आज भी हम कई बार गिफ्ट्स में कुछ बड़ी अच्छी-अच्छी सीनरी या इस तरह की कुछ चित्रकारी इस तरह से देते हैं। तो उस समय में भी उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान-प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने-चुने लोगों, जैसे बादशाहों, उनके घनिष्ठजनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ये आम जनता के लिए उस वक़्त उपलब्ध नहीं थे। उनके लिए अ, देने के लिए, खरीदने के लिए इन्हें उनके घरों की शोभा नहीं बढ़ाते थे, बल्कि बड़े-बड़े लोगों के घर में या दरबारों में ही इसका ज़्यादा प्रचलन था। तो आइए देखते हैं आगे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर उभरने वाले राज्यों, इसमें अध्याय 10 को भी देखना है, के दरबारों में चले गए। तो जब मुगल राज्य का पतन हुआ, तो ये चित्रकार ज़ाहिर-सी बात है जहाँ इन्हें ज़्यादा संरक्षण दिया जाएगा,
उनके दरबारों में चले जाएँगे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उसी स्टाइल में किए जाते थे जैसे कि मुगल दरबार में किए जाते थे। लेकिन जो नए जो शासक थे, दक्षिण के थे या कहीं और के थे, राजस्थान के थे, तो उनकी जो वहाँ की जो रचना होगी दरबार की, वो ज़ाहिर-सी बात है अलग होगी थोड़ी। तो इसी आधार पर उनको चित्रित किया जाता था। इसके साथ-साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। इसके साथ-साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय में काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। तो इन इन जगहों पर भी अब चित्रकला का प्रचलन होने लगा था, ठीक है? ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द-गिर्द हिमालय की तलहटी का। आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हुआ। ये आप अपनी बुक में इस चित्र को देखिए। इस तरह से कुछ चित्रकलाएँ की जाती थी। ये देखिए, ये युद्ध का सीन दिख रहा है जिसमें हाथी ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ शेर है। तो आइए देखते हैं कि और कहाँ-कहाँ चित्रकला का प्रचलन हुआ है। आप ये भी चित्र देख सकते हैं। जो आपकी बुक है, उसमें जो चित्र दिए हैं, उनको ध्यान से देखिए, ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या-क्या चीज़ें बनाई गई हैं। इससे आपको एक अधिक इसका आइडिया मिलेगा कि उस वक़्त किस तरह के चित्र बनाए जाते थे, किन-किन चीज़ों के बारे में वो चित्र थे। ये देखिए झरोकों से झाँकती हुई औरतें भी हैं, नीचे युद्ध सा भी हो रहा है, जानवर हर तरह से इस तरह से उस वक़्त की चित्रकला थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द-गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण व भावप्रवण शैली का विकास हो गया। कहाँ हुआ था ये? हिमालय की तलहटियों में, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है कि बसोहली शैली कहाँ की शैली है? तो आप बताएँगे। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो है भानुदत्त की रसमंजरी। तो बच्चों जो भी फैक्ट आपके सामने आते हैं, उन्हें आपको अलग से नोट करना है या फिर पेंसिल से इसमें अपनी बुक में अंडरलाइन करना है। ठीक है? तो भानुदत्त की रसमंजरी थी सबसे लोकप्रिय चित्रित पुस्तक। फिर हम देखेंगे कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार जो थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए क्योंकि उन्हें उन्हें अंदेशा था कि कहीं कौन जीते कौन हारे कब उनके सर से संरक्षण छिन जाए तो इसलिए वो अलग जगहों पर चले गए पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले क्योंकि कला खुद में तो फल फूल नहीं सकती जब तक कोई उस चित्रकारी को एप्रिशिएट नहीं करेगा या उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो ऐसे कलाकारों को हमेशा ही कोई ना कोई आश्रयदाता चाहिए होते हैं। जब एक शासन का पतन होता है तो वो दूसरे के पास चले जाते हैं। तो जब वो हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में गए तो उन्हें वहाँ आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो ये बता रहे हैं बच्चों कि हमारी संस्कृति में जो चित्रकला है या नृत्य है या कोई भाषा है वो किस तरह से विकसित हुई है। एक ही दिन में पूरा का पूरा विकास नहीं हो जाता किसी चीज़ का। तो संस्कृति जो है वो एक गतिमान चीज़ है, वो समय के साथ-साथ विकसित होती रहती है और उसमें कई नए आयाम जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र का नाम है, जिसे हम कहते हैं कांगड़ा और वहाँ कांगड़ा शैली जो चित्रकारी देखिए बच्चों जहाँ भी चित्रकार जाते हैं, वहाँ के क्षेत्र से कुछ नई-नई चीज़ें वो अपने उस कला में जोड़ते जाते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही तरह के दृश्य तो देखने को नहीं मिलते। तो इससे उनका जो बना रहे होते हैं अपने चित्र में, उसमें तो चेंजेस आते ही आते हैं, परिवर्तन होता ही है, बल्कि उनकी शैली में भी थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। तो इससे कई तरह की जो शैलियाँ हैं, वो विकसित होती रहती हैं। इसमें देखते हैं, कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में भी एक नई जान डाल दी। उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएँ थीं। वैष्णव परंपराएँ आप जानते होंगे, जो विष्णु भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, ऐसे लोगों को वैष्णव कहा जाता है। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो इस शैली में क्या होता था कि ठंडे नीले और हरे रंगों का अधिक प्रयोग होता था और कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था क्योंकि नेचुरल सीनरी क्रिएट करनी है तो ये 2 रंग तो होंगे ही होंगे। इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है? याद करने के लिए। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री-पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत जो है लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। तो चलिए अब मैं आपको एक और इसका उदाहरण देती हूँ कि जैसे दिवाली आती है,
तो आपने देखा होगा पहाड़ों में हमारे घरों में हम क्या करते हैं, देहली बनाते हैं अपने चौखटों पर नीचे से बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं या रंगोली भी बनाते हैं दिवाली में। तो रंगोली तो एक ऐसी चीज़ है कि आपने आज बनाई तो कल उसको बिगड़ना है। देहली जो है वो पक्के पेंट से की जाती है, तो कई समय बहुत देर तक सुरक्षित रहती है, लगभग 1 साल तक हमारे घरों में रहती है, थोड़ी-सी खराब हो जाती है अगले साल, लेकिन रहती हैं। तो ऐसे ही उस वक़्त भी फर्श पर, दीवारों पर, कपड़ों पर कलाकृतियाँ साधारण स्त्री-पुरुष भी करते थे, बर्तनों पर। तो ये जो कला का जो आम लोगों के बीच में प्रचलन था वो इस तरह से था। लेकिन क्या होता था, क्योंकि ये एक प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट हैं, जो चित्रकार होते थे, उन्हें दरबारों में संरक्षण मिलता था, वहाँ की शोभा बढ़ाते थे। तो उसे क बहुत अच्छे से सहेज कर रखा जाता था, जिससे इनकी कई पुरानी-पुरानी कलाकृतियाँ हमें आज भी जस की तस देखने को मिलती हैं। तो आज इसका भाग 2 था, जिसमें हमने नृत्य का जो बचा हुआ पार्ट था वो देखा और चित्रकला के बारे में देखा कि ये किस तरह से इवॉल्व हुआ। भाग 3 में हम देखेंगे बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास और पीर और मंदिर, अब सिर्फ़ यही बचा है मछली भोजन के रूप में। तो ये हम पार्ट 3 में यानी भाग 3 में कवर करेंगे। आज भाग 2 के लिए इतना ही। धन्यवाद।